नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि वापस भारत अपने अक्साई चीन को ले पाएगा? क्योंकि ये सवाल इसलिए उठ रहा है, जिस तरीके से अभी तक चीन ने एलएसी पर एक तनातनी का माहौल बना के रखा हुआ है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि भारत को अपने इस क्षेत्र को क्या वापस लेने का वक्त आ गया है? बहुत सारे तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें देखते हुए इस बात की ओर इशारा ज़रूर जाता है कि अक्साई चीन, जिस पर अवैध कब्जा चाइना ने कर लिया था, जो कि भारत का हिस्सा था, उसे कब तक वापस लिया जा सकता है? दरअसल क्या इसकी संभावना है, यानी कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वापस हम ले पाएंगे? क्या भारत सक्षम हो चुका है इतना? दरअसल सबसे पहले हम ये बात जानेंगे कि चाइना ने जिस तरीके से पिछले 2 सालों से एक तरह से तनातनी का माहौल बना के रखा हुआ है सीमा पर। हालांकि कुछ जगहों पर दोनों सेनाओं ने आपसी रजामंदी के बाद अपनी सेना पीछे हटा ली, लेकिन अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। दरअसल दोस्तों, चाइना जो विवादित इलाकों से पीछे हटा था, उसके पीछे का रीज़न ये था कि जब भारत ने 2020 में कैलाश रेंज पर अपना अधिकार जमा लिया था, उसके बाद चीन टेबल पर बैठने के लिए तैयार हो गया था और उसी वजह से उसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, जिसमें कि उसने जो पैंगोंग त्सो के जो फिंगर्स इलाके हैं वहाँ से अपनी सेना वापस बुला ली और गोगरा क्षेत्र में भी जो तनातनी थी उसे भी खत्म कर दिया। लेकिन दोस्तों, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि चीन पूरी तरीके से हटा नहीं है। उसने भारत के कुल 5 भूमि क्षेत्रों पर कब्जा किया हुआ है। दोस्तों, फिंगर इलाका और गोगरा इलाका इसमें से ऐसे 2 क्षेत्र हैं जिसमें सिर्फ चीन ने अपनी सेना वापस हटाई है। लेकिन जो मुद्दा बना हुआ है वो है देप्सांग, डैमचौक, हॉट स्प्रिंग पर चीन का कब्जा है। इन इलाकों को चीन के कब्जे से खाली कराना इस वक्त एक मुश्किल बन चुकी है, क्योंकि दोस्तों 15वें दौर की बातचीत भी हो चुकी है। ऐसे में फिर कुछ नतीजे नहीं निकल रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हमारी भी थी, जिन पर अगर हम शुरू में ही काम कर लेते तो शायद चाइना इतना आगे नहीं बढ़ पाता। दोस्तों, अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो चाइना ने देप्सांग और डैमचौक में अपने बुनियादी ढांचों को बनाना शुरू कर दिया है और वहां पर अच्छी खासी फौज की ताकत जुटा ली है और चीन की इस तैनातगी को देखते हुए उन्हें अब पीछे हटाना नामुमकिन सा लग रहा है। दरअसल कुछ गलतियां जो हुई थी, जो शुरू में हमें सुधारनी थी, वो ये थी कि जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि लद्दाख, कारगिल, सियाचिन में जो फौजी गतिविधियों का कार्यकारी अधिकार है वो फायर एंड फ्यूरी 14 कोर के पास है। दोस्तों, जिस वक्त चाइना ने घुसपैठ करनी शुरू की थी और इस बात का पता चल गया था कि ये लोग हमारे क्षेत्र के अंदर घुस रहे हैं, उसी दौरान भारत ने फटाफट से एक्शन लेते हुए ये जो कमांडर थे उनको उनकी जिम्मेदारी से हटाकर उनकी जगह नए कमांडर नियुक्त कर देने थे, ताकि वो नई नीति के साथ इन चाइनीज़ का मुकाबला कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दूसरा दोस्तों, चीन का ये मानना है कि उसने एलएसी पर इसीलिए आगे बढ़ने की कोशिश की है क्योंकि भारत अक्साई चीन को हथियाना चाहता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अक्साई चीन की। चीन इस बात को जानता है कि भारत के पास वो क्षमता है कि भारत अक्साई चीन को वापस ले सकता है, क्योंकि भारत की फौज काफ़ी दृढ़ है। इसका उदाहरण चाइना उसी समय देख चुका था जब भारतीय सैनिकों ने पैंगोंग त्सो के दक्षिणी तट पर रजिंगला और रेचिंगला में किस तरीके से चीनियों को पीछे हटा दिया था। दोस्तों, इससे भारतीय सेना के सामरिक तौर पर एक बेहतर स्थिति को आप समझ सकते हैं। इस कार्रवाई में तिब्बत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी कि एसएफएफ का प्रयोग किया गया था और भारतीय सैनिकों ने कैलाश रेंज की ऊंची चोटियों पर रणनीतिक रूप से कब्जा जमा लिया था। तो यही, जैसे कि मैंने बताया, कि इसी वजह से चीन को टेबल पर आना पड़ा और कुछ इलाकों से उसने अपनी सेना को पीछे खींच लिया। लेकिन दोस्तों, अब बात आती है कि भविष्य में कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा अक्साई चीन हमारे लिए लेना। दोस्तों, अक्साई चीन को भारत वापस लेने के लिए तैयार है, लेकिन भारत की तैयारियों का क्या होने वाला है? क्या यह आसान काम है? चाहे हम कुछ भी सोच लें अपने मन में, लेकिन सच्चाई ये है कि चीन इस वक्त हमसे 20 गुना ज़्यादा ताकतवर बना हुआ है। दोस्तों, हमारी गलतियां कई बार हमें बहुत बड़ा सबक दे जाती हैं और आज जो नतीजे हम भुगत रहे हैं वो हमारी पुरानी गलतियों के हैं, जिनको सही समय पर अगर ठीक कर लिया जाता तो आज मौजूदा स्थिति कुछ की कुछ और होती। दरअसल 1949 के बाद जब भारत की सरकार हिंद चीन भाई भाई, पंचशील और फिर साम्यवाद और कोटा परमिट में उलझ कर रह गई और सोवियत संघ का पिट्ठू बनकर रह गई, इससे भारत की जो विकास थी, यानी कि जो डेवलपमेंट था, वो 1991 यानी कि 1991 तक रुक गया। नेगेटिव ग्रोथ भारत ने अपनी कर ली थी और भारत एक भ्रम जाल में फंसा हुआ था। दोस्तों, उस दौरान चीन की अतिवादी और टोटलिटेरियन लीडरशिप ने चीन का बहुत तेजी से विकास किया और उसका विकास चौतरफा होता रहा और 10% उसकी विकास की दर उस समय हो गई थी। भारत उस दौरान गरीबी हटाओ के नारों से खुश था।
गरीबी तो नहीं हटी, अलबत्ता चाइना इतना ताकतवर हो गया कि आज की सरकार को पिछली गलतियों को ठीक करने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। लेकिन हम अक्साई चीन को वापस ले पाएंगे, इसमें अब संदेह इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये कारण आपने जान लिए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की कमर को तोड़ना इतना कठिन नहीं है जितना कि चीन को काबू करना। आज के चीन की सबसे बड़ी जो ताकत है वो उसकी आर्थिक संपन्नता है, और जब तक ये आर्थिक रूप से संपन्न रहेगा तब तक चाइना को कोई नहीं हरा सकता। दरअसल दोस्तों, चीन अपनी दादागिरी इसीलिए दिखाता है क्योंकि वो इकोनॉमी रूप से यानी कि आर्थिक रूप से संपन्न देश बन चुका है। हालांकि गरीबी वहां पर भी है, लेकिन उसकी जो विकास दर है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। और दोस्तों, ये नहीं, इतना यहां पर यह बात जरूर आपको जाननी चाहिए कि चीन को यह समझ तो आ गया है कि आज भारत की विश्व में पैठ चीन से अधिक है, और भारत को आज सम्मान के तौर पर दुनिया देखती है। दोस्तों, 1962 की जंग के बारे में आप सब जानते हैं, और हो सकता है कि आप मुझसे अधिक जानते हो। दरअसल कुछ गलतियां थी वो उस दौरान भी की गई, जैसे कि जो कृष्ण मेनन जी थे उन्हें रक्षा मंत्री बनाया जाना भी उस दौरान का सबसे गलत फैसला था। इसके अलावा नेहरू जी ने भारतीय एयरफोर्स को आज्ञा अगर दे दी होती, परमिशन दे दी होती, तो आज चीन के हौसले इतने बुलंद ना होते, तिब्बत को भी हम आज़ाद करा देते, क्योंकि उस समय चीन के पास हवाई शक्ति ना के बराबर थी। लेकिन हमारे पंडित जी नेहरू जी ने अपनी भावनाओं को ऊपर रखकर चीन का सम्मान किया, चीन को दोस्त समझा, और दोस्तों उसे अपने स्थान पर यानी कि अपनी जगह पर भारत ने उसे सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में मेंबर भी बनवा डाला, जिसका परिणाम आज हम अक्साई चीन में भी भुगत रहे हैं, एलएसी पर भी भुगत रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उस पर भी भुगत रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा कि चीन आर्थिक रूप से भले ही भारत से 20 गुना अधिक है, इसके अलावा सैन्य शक्ति के मामले में भी भले ही अधिक हो सकता है, लेकिन युद्ध में महत्वपूर्ण होता है सेना का आत्मबल, और उसमें भारतीय सेना का विश्व में कोई सानी नहीं है। और इसीलिए चीन भारत से सीधे युद्ध ना करके पाकिस्तान और अब नेपाल को उकसा रहा है और एक छंदम युद्ध करवाना चाहता है, जिसे कि एक तरह से उसने शुरू कर रखा है, जिसे हम प्रॉक्सी वॉर के नाम से जानते हैं। और चाइना को दोस्तों अगर तोड़ना है तो ये सब हम लोगों का भी एक जिम्मेदारी होती है, उसके सामान का बहिष्कार अच्छी तरीके से करना चाहिए, ताकि उसको बहुत बड़ा जो सेटबैक है वो लगे। हालांकि भारत सरकार ने एप्लीकेशंस जो थी चाइना की उन्हें बंद तो कर दिया, लेकिन उससे चाइना को उतना फर्क नहीं भी पड़ा, लेकिन पड़ा भी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस वक्त भारत और चाइना के बीच में व्यापार को अभी भी बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, ये है अक्साई चीन को लेना कोई बड़ा काम नहीं होगा भारतीय सेना के द्वारा, भारतीय सेना ये काम आसानी से कर देगी, लेकिन दोस्तों उसके लिए काफ़ी बड़ी रणनीति की ज़रूरत है, और आर्थिक रूप से संपन्न होना हमारा भी ज़रूरी है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।